दोस्तों, सोचिए अगर आपको अचानक ये खबर मिले कि देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है और वहां से बरामद हुई रकम इतनी है कि गिनने में ही कई दिन लग जाएं, तो क्या आप यकीन करेंगे? खबरों में दावा किया जा रहा है कि अंबानी के घर से करीब 12 अरब रुपये बरामद हुए हैं। जी हां, इतना पैसा कि देश का पूरा बजट कई सालों तक इसी रकम से चल जाए। लेकिन सवाल यही है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई अंबानी जैसे बड़े और प्रभावशाली बिजनेसमैन के घर पर छापा पड़ा है, या फिर यह सब सोशल मीडिया पर वायरल की गई एक और सनसनीखेज अफवाह है? क्योंकि दोस्तों, अगर ये सच होता तो पूरा देश हिल जाता, स्टॉक मार्केट ध्वस्त हो जाता और इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी गूंज से भर जाता। यहीं से शुरू होती है इस खबर की असली कहानी। एक ओर लोग इसे देश का सबसे बड़ा खुलासा बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम का मिलना संभव ही नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस कथित ईडी रेड की असली हकीकत। ये रकम कहां से आई, किसने सबसे पहले ये दावा किया और आखिर क्यों लोग ऐसे फर्जी न्यूज पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। यकीन मानिए, जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस पूरी कहानी में जितना पैसा बताया गया है उतना तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास भी नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। यह घटना शुरू होती है एक बड़े वित्तीय खुलासे से, जब सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। शुरुआत में लोगों को लगा यह महज एक और कॉरपोरेट विवाद है, लेकिन मामला धीरे धीरे इतना गंभीर होता गया कि इसमें प्रवर्तन निदेशालय को भी कदम उठाना पड़ा। जांच के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि 2017 से 2019 के बीच रिलायंस अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने यस बैंक से करीब 3000 करोड़ का ऋण लिया था। यह रकम जहां बिजनेस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ली गई थी, वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि इसे कथित तौर पर गलत तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया, यानी पैसा असली काम में कम और हेयर फेयर में ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं, इस पूरे खेल में बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने जैसे आरोप भी जुड़े। जांचकर्ताओं के मुताबिक आरण स्वीकृति के समय बैंक की नीतियों का खुलकर उल्लंघन हुआ और बिना पूरी जांच पड़ताल किए कंपनियों को भारी रकम का कर्ज दे दिया गया। 24 जुलाई 2025 को तस्वीर और भी साफ हो गई, जब ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस बड़े ऑपरेशन में करीब 50 कंपनियां और 25 से अधिक शख्स शामिल थे, जिनमें ग्रुप के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी थे। छापों में मिले दस्तावेज, डिजिटल डेटा और लेन देन के रिकॉर्ड ने इस पूरे घोटाले की परतें खोल दी। जुलाई 2024 की उस तारीख को याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस आर्कियॉम के खिलाफ अकाउंट्स की दोबारा जांच हो। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने भारत की कॉरपोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। जून 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम के खातों को दोबारा फ्रॉड घोषित किया और यह जानकारी सीधे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को सौंपी। इतना ही नहीं, एसबीआई ने साथ ही सीबीआई को भी शिकायत दर्ज कराई और बस यहीं से शुरू हुआ वह तूफान जिसने अंबानी परिवार की शांति को छीन लिया। सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज करते ही जबरदस्त एक्शन लिया। रिलायंस कम्युनिकेशंस के दफ्तरों में अचानक छापेमारी हुई और फिर जांच की आंच सीधे अनिल अंबानी के घर तक पहुंची। दस्तावेज, फाइलें, डिजिटल डेटा, सबकी बारीकी से जांच शुरू हुई। 5 अगस्त 2025 की तारीख और भी अहम हो गई, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी को तलब कर लिया। समन साफ था, एजेंसी के सामने पेश होइए और सारे सवालों का जवाब दीजिए। दूसरी तरफ संबंधित कंपनियों ने बयान जारी करके खुद को इन घटनाओं से अलग दिखाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही उठता रहा, क्या इतने बड़े पैमाने पर हुआ यह कथित घोटाला सिर्फ कंपनियों की गलती था, या इसके पीछे बड़े नामों की सीधी संलिप्तता भी थी? अब हालात ऐसे हैं कि अनिल अंबानी न केवल 1-2 बैंकों बल्कि कई बड़े बैंकों के कर्जदार हैं। खासकर एसबीआई का सालों पुराना पैसा, जिसे न उनकी कंपनियों ने लौटाया और न ही उन्होंने, बल्कि एजेंसियों और रिपोर्ट्स का दावा है कि यह पैसा गलत कामों में इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ बैंकिंग फ्रॉड नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक अपराध की शक्ल ले चुका है।
इसी सिलसिले में 23 अगस्त को सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम ने कफ परेड इलाके में स्थित उनके घर सी विंड पर रेड डाली। जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया। उनका कहना था कि एसबीआई की यह शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से जुड़ी है। उस वक्त अनिल अंबानी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और रोजमर्रा के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी इस बयान के जरिए साफ तौर पर अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश की गई। प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा कि अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों को सिरे से नकारते हैं और अपना बचाव जरूर करेंगे, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि छापेमारी का यह सिलसिला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह इंजीनियरों और नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां तक कि कांग्रेस का एक नेता भी बुरी तरह ईडी की गिरफ्त में आ चुका है। उनका नाम है केसी वीरेंद्र, जो कर्नाटक से कांग्रेस विधायक हैं। ईडी ने केसी वीरेंद्र के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने काले धन को सफेद बनाने के लिए कई फर्जी कंपनियां खड़ी की। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि वे लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाकर बाद में उन भुगतानों को साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट करते थे। अधिकतर लेन देन बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम पर होता था और इस काले धन का इस्तेमाल वे अपनी आलीशान जीवन शैली के लिए करते थे। यही नहीं, उनके श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में भी कैसीनो चल रहे थे, जो सीधे उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थे। प्रॉफिट शेयरिंग से जुड़ी अहम फाइलें ईडी के हाथ लगी हैं, जिनकी जांच जारी है। इन खुलासों ने न केवल वीरेंद्र की असलियत उजागर की, बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उनका संबंध इसी पार्टी से बताया जाता है। इसी बीच बिहार में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत इंजीनियर विनोद राय के पास से छापेमारी में 40 लाख रुपए नकद मिले, जबकि 20 लाख रुपए जलाए गए थे। सूचना यह भी मिली थी कि वे भारी नकदी सीतामढ़ी से पटना ले जा रहे थे। ये घटनाएं सत्ता से लेकर सट्टे तक फैले काले खेल की असली तस्वीर पेश करती हैं। रात करीब 11 बजे की बात है। जैसे ही ईओयू को सूचना मिली, टीम अलर्ट हो गई और बिना देर किए विनोद राय के घर पर छापा मारने पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उन्हें पहला झटका लगा। काफी रकम पहले ही कहीं और भेजी जा चुकी थी। घर के भीतर जाने की कोशिश हुई तो दरवाजे पर विनोद की पत्नी दीवार बनकर खड़ी हो गई। अधिकारियों को एक पल में समझ आ गया कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। सबूत मिटाए जा रहे थे। सुबह होते ही जब टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने जो नजारा था उसने सबको हैरान कर दिया। हर कमरे, हर कोने में अधजली नकदी बिखरी पड़ी थी। यहाँ तक कि बाथरूम में भी अधजले नोट तैर रहे थे। तुरंत नगर निगम और एफएसएल टीम को बुलाया गया और फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। प्रारंभिक जांच से यह साफ हो गया कि सबूत मिटाने का यह खेल विनोद राय और उसकी पत्नी ने ही रचा था। उन्होंने कुछ नकदी जलाई, कुछ छिपाई और बाकी का हिसाब गड़बड़ाने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। घर से ही भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। 100 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। कई बैंक खातों का खुलासा हुआ। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री, सोने चांदी के आभूषण, बीमा पॉलिसियां और निवेश से जुड़े कागज भी जब्त किए गए। यह सब देखकर टीम को यकीन हो गया, मामला सिर्फ गड़बड़ी का नहीं, बल्कि एक बड़े वित्तीय साम्राज्य के खुलासे की शुरुआत है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात साफ साफ समझ लीजिए, जो कुछ आपने इस वीडियो में सुना या देखा है, उसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरा मामला अभी जांच के अधीन है। जिन घटनाओं और व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, वे सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स और सूत्रों की जानकारी पर आधारित हैं। यानी अभी तक किसी पर भी कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। इसलिए जरूरी है कि इसे सिर्फ सूचना और चर्चा के तौर पर ही देखा जाए, न कि किसी अंतिम नतीजे के रूप में। असली तस्वीर तो तभी सामने आएगी जब जांच पूरी होगी और आधिकारिक रिपोर्ट बाहर आएगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो जरा सोचिए, आपका एक छोटा सा लाइक हमारी कितनी हौसला अफजाई करता है। और हाँ,
इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हर ताज़ा अपडेट और हर लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जय हिंद।